नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे मुल्क के निज़ाम में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने वाले कानून राइट टू इंफॉर्मेशन की। हमारी पार्लियामान ने हक़ मालूमात की हुक्मरानी कायम करने के मकसद से इस कानून को बनाया। आज हम जानेंगे कि क्या है ये कानून, इसमें अब तक कितनी तरामीम की गई हैं और अदालत ने इससे मुताल्लिक क्या कुछ अहम फैसले दिए हैं और आप किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की मारूफ वकील बुशरा परवीन साहिबा, और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं RTI एक्सपर्ट देवेंद्र कुमार सिंह साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैडम, सबसे पहला सवाल, किसी भी कानून के ताल्लुक से ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारे मुल्क में इस कानून की ज़रूरत कब पेश आई? देखिए, अगर आप कहें तो ये हम कानून काफ़ी देर से लाए हैं, क्योंकि इस कानून को अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, जिसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर आप शुरू करें 1949 की, उसमें आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अ ह्यूमन राइट। सो इट्स अ वेरी बेसिक राइट। और हमारे मुल्क में आते आते हमने अपने फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, आर्टिकल 19(1)(a, विच प्रोवाइड्स कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और स्पीच है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। उसी के तहत हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमने ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इस डेमोक्रेसी में जैसे हम कहते हैं कि एक द गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो इस पार्टिसिपेशन को और वैलिड बनाने के लिए, वाहिद बनाने के लिए ये, और एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सिस्टम में, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और 2005 तक आते आते कोर्ट ने कई दफ़ा अपने जजमेंट्स में कहा है कि इस राइट को लोगों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, एक उस तरीके से एक कोडिफाइड फॉर्म में प्रोवाइड करना चाहिए। ऑल्दो ये एक फंडामेंटल राइट है, बट हम कितने लोग एक्सरसाइज कर पाते हैं इस राइट को, और एक सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए, उसके तहत ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया सरकार के द्वारा कि ये पूरा एक सिस्टम में हम कोडिफाई करेंगे उसको, और आपको एक राइट देंगे जो टाइटल खुद डिस्क्राइब करता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ नॉट कि आप एक प्रोसीजर बना दिया मैंने या एक लॉ बनाया है मैंने, नहीं, मैंने एक डायरेक्टली आपको एक अपना फंडामेंटल राइट एक एक्ट के थ्रू प्रोवाइड कर दिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से था, 1950 से शुरू से है, लेकिन हमने उसको अब एक सिंपल फॉर्म में एक लोगों को समझाने के तरीके से और एक्सरसाइज करने के तरीके से और उसे एक प्रैक्टिकल करने के तरीके से वो हम लेके आए हैं इस एक्ट के थ्रू। अमली तौर पर जो है उसको लेकर के आए ताकि लोग उसके जरिए मालूमात और जानकारी हासिल कर सकें। अगर हम बात करते हैं देवेंद्र जी, जमहूरियत की बात करते हैं, पूरे एक ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, एक जमहूरी हुकूमत के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये कानून कितना महत्व रखता है, कितनी अहमियत रखता है? ये कानून कितना महत्वपूर्ण है और कितनी अहमियत रखता है, ये इस कानून के प्रियम्बल में ही साफ साफ शब्दों में लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी and this act is being enacted to contain corruption and to make the government accountable to the people who are being governed। तो जो लोग शासन कर रहे हैं, जिन लोगों पे, उनके प्रति उनकी जवाबदेही तय हो जी, और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, कंटेन किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ इस एक्ट को इनेक्ट किया गया। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो जवाबदेही है उसको यकीनी बनाना है और करप्शन को, यानी कि जो बदनवानी है उसको कम से कम किया जा सके। मैडम, अगर हम सबसे ज़्यादा इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके या बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहें कि क्या है कानून? कानून देखिए, एक ये है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सरकारी मतलब सरकार से या हुकूमत से या उसके कितने भी डिपार्टमेंट्स, इदारों से, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इसका अपना राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब राइट को एक्सरसाइज करने का मतलब हुआ कि आप अपनी एप्लीकेशन दें, आप उसमें नोटिफाई करें कि आपको क्या क्या चाहिए या क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उस सरकारी इदारे से, और उसके बाद वो रिप्लाई करेंगे आपको। वो एक स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड दिया है, तो उसी हिसाब से अगर आपको जैसे 30 दिन का टाइम पीरियड है इस एक्ट में कि आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है उस इन्फॉर्मेशन से, तो फिर आप अपील भी कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है फर्स्ट अपील का। फिर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से दी नहीं गई है, आपको मना कर दिया गया है इन्फॉर्मेशन देने से, तो उसके लिए आपका सेकंड अपील का भी रास्ता है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर हायरार्की भी बनाई गई है
कि आप उसके खिलाफ अपील पे अपील करते चले जाएं, अगर आपको जब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना मिले, ईदर थ्रू कोर्ट या फिर जो CPIO और PIO बनाए गए हैं इस एक्ट के थ्रू, उनके थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो ये अपीलेट अथॉरिटी पहले तो डिपार्टमेंट के खुद के लेवल पे भी है, फिर आपके पास हाई कोर्ट का ऑप्शन है, फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट तक का ऑप्शन है। तो इस तरीके से इन्होंने एक हायरार्की बनाई है जो आपके छोटे से डिपार्टमेंटल लेवल से शुरू होकर कोर्ट के लेवल तक पहुंचती कोर्ट है। तक जा सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब दिवेंद्र सर, एक चीज़ यहाँ पर ये भी अहम हो जाती है, जैसे मैडम ने अभी कहा कि हुकूमत के इदारे, क्या सिर्फ हुकूमती इदारे हैं या और कुछ भी इदारे हैं, और कौन कौन से हैं जो इसके दायरे में आते हैं? इस एक्ट में डिफाइन किया हुआ है कि गवर्नमेंट तो होगी ही, गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ और जो विभाग हैं इसके वो तो होंगे ही, बाकी और भी ऐसे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है या गवर्नमेंट द्वारा उसमें सब्सटेंशियल फंडिंग की जा रही है, तो वो फिर RTI के दायरे में आएंगे। जैसे कोई NGO है और वो गवर्नमेंट के ही खर्चे से चल रहा है या बहुत ही ज़्यादा फंडिंग उसकी इतनी ज़्यादा सब्सटेंशियल है कि अगर गवर्नमेंट ने अपना पैसा रोक दिया, फंडिंग नहीं की, तो उसका काम करना मुश्किल हो जाएगा। यानी जहां ज्यादा फंडिंग है जिसके साथ वही उस दायरे में आएगा। अगर कहीं कम फंडिंग है और वो फंडिंग रोक भी जाए तो वो NGO या वो ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है, तो वो इस दायरे में आएगी या नहीं आएगी? फंडिंग से पहले साफ साफ लिखा हुआ है सब्सटेंशियल। अब सब्सटेंशियल की इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने अलग अलग तरीके से की है। एक पर्टिकुलर जजमेंट में इन्होंने ये बोला था कि ये ऐसी होनी चाहिए कि अगर ये सब्सटेंशियल हटा दें, इसको अगर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म में देखें ट्रिवियल में, तो अगर ट्रिवियल का हुआ, थोड़ा सा हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर सब्सटेंशियल फंडिंग है तो वो ऑर्गेनाइजेशन आएगा। साथ ही साथ अगर कंट्रोल है गवर्नमेंट का उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके डे टू डे फंक्शनिंग में, तो वो RTI के दायरे में आएगा, वो उसके दायरे में आएगा। अब एक सवाल यहाँ ये भी होता है मैडम कि क्या हर इदारा, चाहे वो हुकूमती हो या हुकूमत के मातहत चलने वाला इदारा हो, क्या वहाँ पर बाकायदा एक निज़ाम बनाया गया है, इस तरीके से एक ऑफिसर की नियुक्ति की गई है कि जो भी वहाँ पर दरखास्तें आएंगी, जो भी सवाल मांगे जाएंगे, उसका जवाब वो देंगे? जी, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर करके एक ऑफिसर होते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। जब इन्हीं सभी ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज़ द बेसिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसके पास आपकी एप्लीकेशन पहली बार में जाएगी। वो अपना जो भी आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जिसके भी डिपार्टमेंट के या उनके खुद के अपने एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से वो सर्कुलेट करेंगे, इंफॉर्मेशन कोलेक्ट करेंगे और फिर आपको वो जवाब देंगे, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, अपना डिसीजन देंगे। उसके बाद आपकी एक आती है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जिसमें आपके सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे आप लगाएं सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, वो होते हैं, वो एडजुडिकेट फिर करेंगे आपकी अपील। अगर आपको फिर सेटिस्फैक्शन नहीं लगे कि मुझे नहीं दिया जा रहा है जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपनी फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं। उसमें आपको बताना होगा कि मैं जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुतमईन नहीं हूँ और मुझे ये जवाब मुझे ये चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही है। उसके जवाबदेही PIO से ली जाएगी और CPIO से ली जाएगी। देवेंद्र सर, आप एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़ा तजुर्बा है आपका RTI के ताल्लुक से। किस तरह के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि बात हो रही है सरकारी महकमों की या सरकार के मातहत आने वाले इदारों की, तो किस तरह के जनरली ज़्यादातर सवाल किस तरह के सामने आते हैं? देखिए, सवाल कई तरीके से हो सकते हैं, जैसा व्यक्ति है जिसे सोचना चाहिए उसके दिमाग पर निर्भर करता है। ये तो पहली चीज़ हो गई। अब देखिए, RTI में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मांगी जा सकती है जैसे कि आपको कुछ डेटा चाहिए गवर्नमेंट से। मान लीजिए मैं हाईवे इंजीनियर हूँ और मैं एक सड़क का देखना चाहता हूँ, ट्रैफिक सिस्टम वगैरह की, कहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट कहाँ है, उसको देख के मुझे आइडेंटिफाई करना है और मुझे उसके हिसाब से कुछ ट्रैफिक साइंस वगैरह डिज़ाइन करने हैं। तो अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट से चाहूँगा कि ऐसी वो पर्टिकुलर रोड का स्ट्रेच बता दो जहाँ पिछले 10 सालों में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। वो डेटा अगर मेरे पास आ गया तो मैं यूज़ कर लूँगा, रिसर्च में उसे मैं आगे कर सकता हूँ। इस टाइप की और भी चीज़ें आदमी मांग सकता है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा होता है ग्रीवांसेस। सरकारी डिपार्टमेंट में जब बोला गया है एक्ट में ही कि करप्शन को रोकने के लिए बना है, तो कई जगहों पे लोगों के काम नहीं होते हैं अगर, तो उन्हें लगता है कि अगर हम इन्फॉर्मेशन निकलवा देंगे RTI के थ्रू तो मेरी फाइल अगर कहीं रुकी होगी तो आगे मूव कर जाएगी, मेरा काम हो जाएगा जी। तो इस लिहाज से वो RTI फाइल करते हैं। कुछ ये होता है, और कुछ आप जिसे आजकल नया टर्म दिया गया है कि RTI का मिसयूज़, कई बार लोग दूसरों के नाम से अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए, चाहे खुद एग्जिस्ट कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, किसी और के नाम से अपने ही साथ वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ RTI लगवा देते हैं। ये भी एक बड़ा उसको मुद्दा है, परेशान इसके करने ऊपर के भी लिए हम बातचीत करेंगे, हाँ, मिसयूज के कि ऊपर। क्या लेकिन होता आपने है? एक बड़ी अच्छी बात की आइडेंटिटी की। मैडम, इसके अंदर आइडेंटिटी कितनी उसको कितना खुफिया रखा जा सकता है या उसका जाहिर करना जरूरी है? आइडेंटिटी किस तरह से, कि पूछने वाले की आइडेंटिटी को किस तरीके से सेव किया गया? देखिए, इसमें अगर आइडेंटिटी आपको एज अ मैंडेटरी देनी नहीं है, कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी,
कि अगर आप अपना नाम, पता और कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं फॉर पीआईओ, कि आप वो पीआईओ आपसे कांटेक्ट कर सके किसी भी ताकि वो जवाब सीधा आपको भेज सके या आपको बुला सके। आपको अगर जवाब बाय हैंड लेना है, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं आपको, आप कह रहे हैं कि मुझे पोस्ट ना किए जाए, मुझे बाय हैंड लेना है, तो उस रिगार्डिंग आपसे जितनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चाहिए होगी कि आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस या आपका टेलीफोन नंबर, उतनी जानकारी काफ़ी है इसमें। बेसिक अगर कोई इंसान छुपाना चाहता हो अपनी आइडेंटिटी, अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो रीजन फॉर डिस्क्लोजर देना चाहिए। पीआईओ को भी रीजन ऑफ डिस्क्लोजर तो वो है, क्या वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता तो आपको रीजन देना चाहिए फॉर टू गिव योर ओन बोनाफाइड। आप खुद बताएं कि आप बोनाफाइड हैं, कि आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, यू हैव अ थ्रेट टू लाइफ। जैसे इस मामले में विसल ब्लोअर्स एक्ट जैसे हमारा आया है कि विसल ब्लोअर्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो वो भी आरटीआई के तहत ही विसल ब्लोअर्स भी काम करते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि वो आरटीआई लगाते हैं किसी और नाम से, या अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो उनको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है विसल ब्लोअर्स एक्ट में, तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है। तो इसलिए आपको आइडेंटिटी अगर आप अपनी रिवील नहीं करना चाहते, बट यू हैव टू गिव योर वैलिड रीजन टू एस्टैब्लिश योर बोनाफाइड। बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही। और दूसरा एक चीज़ होती है कि जब हम किसी भी महकमे से सेटिस्फाइड नहीं होते या हमें कोई शिकायत होती है तो हम एक एप्लीकेशन वहाँ पर लगा देते हैं। अगर हम नाजरीन को ये समझाना चाहें कि एप्लीकेशन और आरटीआई में क्या फ़र्क है, देवेंद्र जी। देखिए, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पहले से ही ग्रीवेंस रिड्यूसल के लिए सिस्टम बना हुआ है। आपको किसी विभाग में कोई प्रॉब्लम है तो पुराना तरीका वही है कि आप वहाँ पर जाएं, एक एप्लीकेशन दे दें और बताएं कि ऐसी समस्या है, उसकी रिसीविंग लेकर आएँ, कुछ दिन बाद जाकर पता करें कि उस पर क्या हुआ। ये नॉर्मल तरीका है, इससे आरटीआई से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, इसको आजकल हाईटेक ज़माने में थोड़ा सा इसको और किया गया, इसमें ऑनलाइन सिस्टम लगा दिया गया ग्रीवेंस रिड्यूसल का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई केस है तो आप सीपी ग्राम्स की वेबसाइट पर जाइए, pgportal.gov.in, वहाँ पे आप कंप्लेन को रजिस्टर करा दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको, आप उसका स्टेटस चेक कर लीजिए। और चूंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, ये काइंड ऑफ एक ऑनलाइन रिसीविंग टाइप हो गई, तो इस पर आपका एक्शन ले लिया जाता है, ग्रीवेंसेस रिड्रेस हो जाते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है तो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से बना रखा है। दिल्ली में पब्लिक ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या उसमें आरटीआई की तरह कोई टाइम बाउंडेशन है? हाँ, उनका अपना है, वो सिटीजन चार्टर्स के हिसाब से, किसी में 15 दिन, किसी में 30 दिन, अपने हिसाब से उनका टाइम है कि इसमें आपको करना ही करना है। और वो हो सकता है कि आपकी ग्रीवेंस का रिड्रेसल क्वालिटेटिव अच्छा ना हो रहा हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो वो लिख के दे रहे हैं। उसके बाद आप आरटीआई की हेल्प ले सकते हैं देखने के लिए कि और उसके अंदर जाके अगर चीज़ें निकलवानी है, नोटशीट वगैरह देखना है, या कुछ बोल रहे हैं, कुछ झूठा जवाब दे दिया है, तो उसकी असली इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप आरटीआई का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आरटीआई के ज़रिए पहले वो आरटीआई इस्तेमाल कर रहा है और बाद में एप्लीकेशन पर जा रहा है, तो इसमें उसको नुकसान है या फ़ायदा है? नुकसान साफ साफ है। आप जब तक अधिकारी को बताओगे नहीं कि आपकी समस्या क्या है, आप सोल्यूशन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके घर के पास में कोई बिजली का पोल गिर गया है और आपने नहीं बताया उनको कि बिजली का पोल गिर गया है, और आपने एक आरटीआई लगा के बोला कि वो बिजली का पोल क्यों नहीं हटाया गया, कब तक हटा दिया जाएगा। उनको पता ही नहीं कि बिजली का पोल गिर गया है, और वो वही इन्फॉर्मेशन आपको देंगे जो उनके रिकॉर्ड में है। उनके रिकॉर्ड में बिजली का पोल गिरने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं इसी पर मैडम का रिमार्क लेना चाहूँगा। क्या मैडम ज़रूरी है कि आरटीआई लगाने से पहले वो इंसान पर्टिकुलर उस मुताल्लिका महकमे को अपनी शिकायत ज़रूर बताए, अपनी कंप्लेंट या अपनी परेशानी ज़रूर बताएगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर उसके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए उसको पता है कि जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि पुल गिर गया, अब पुल किस वजह से गिरा, क्यों गिरा, आप अगर ये कयास लगाना चाह रहे हैं कि ठीक है कॉन्ट्रैक्टर की बेईमानी की वजह से गिरा, या आपके जो अधिकारी थे उनकी कल्यूजन था, ये सब जानने के लिए और ये से इस्टेब्लिश करने के लिए आपको एविडेंस अपनी कंप्लेंट में भी देने ही पड़ेंगे। उन एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए आप आरटीआई का पहले इस्तेमाल करेंगे। तो वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, वो नोट शीट कलेक्ट करने के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर्स या बिड कब खुली थी, मतलब अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ ऐसे, तो बिड कब खुली थी या बिड ओपन थी, या किसी ने वो जो पॉइंट्स हैं वो सब आरटीआई के अंदर उसको वो आरटीआई के अंदर कवर कर सकता है, और फिर एक पुख्ता कंप्लेंट फाइल कर सकता है जो एविडेंस के साथ होगी। तो एविडेंस के साथ बिल्कुल, यानी जो आरटीआई का जो जवाब है वो उसका एविडेंस बन जाएगा, क्योंकि और वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। आरटीआई क्या करती है, वो आपको डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट कर देती है, आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हाँ ये आपने ऑथेंटिक सोर्स से ही लिया है। इट्स नॉट जस्ट अ फोटोकॉपी कि आपने नोटशीट की फोटोकॉपी किसी को पैसे देकर या निकलवा लिया, किसी वो एक ऑथेंटिक जवाब है, वो एक किसी ऑफिसर से ले ली कि उसने आपको फोटोकॉपी करके दे दिया या फोटो खींच के दे दिया। लेकिन आरटीआई का जब उस पर स्टैंप और सिग्नेचर लग जाता है, कितने मैक्सिमम सवाल पूछे जा सकते हैं? जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जितने भी उसमें होते हैं कितने भी सवाल पूछे जाएं, कितने भी सवाल पूछ सकते हैं, कितने भी सवाल पूछे जाएं। इसमें जी, ऐड जी, करूंगा, जी, सवाल तो कितने भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आरटीआई एक्ट में सेक्शन 63 ये बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है और आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर विभाग के पास हो सकती है, इस पर्टिकुलर ब्यूरो में हो सकती है, तो आप उसको अंडर सेक्शन 63 उसके पास भेजेंगे। हाँ। तो अगर आपने 50 इन्फॉर्मेशन मांग ली एक पेज में,
आपको पता है वो कहाँ कहाँ घूम के जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन तो पहले जाएगी नोडल के पास आरटीआई के, जी। वो भेजेगा डिफरेंट पीआईओज को, और जिनके पास जाएंगे 50 क्वेश्चन जाएंगे इनके पास, और उसमें से बोलेंगे 2 मेरे से रिलेटेड है, बाकी मेरे से रिलेटेड नहीं, पूरा हौच पौच हो जाएगा। तो उससे अच्छा तरीका जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप पॉइंटेड क्वेश्चन पूछें, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें, और कोशिश करें कि ये 3 क्वेश्चन इस डिपार्टमेंट से, इस ब्यूरो से रिलेटेड है, तो इधर पूछ लेते हैं, उसके लिए एक दूसरी आरटीआई लगा देंगे। नंबर ऑफ आरटीआईज बढ़ा दे, बट उनको सब्जेक्ट मैटर चेंज ना करें। मतलब उसी मुतालिका महकमे में ही बात की जाए जिससे सीधा सीधा संबंध है आपके सवाल का, और दूसरा जो अगर अलग महकमा है तो उससे अलग आरटीआई लगा करके सवाल पूछा जाए। किस तरह आरटीआई लगाएं हमारे नाजरीन, आप एक्सपर्ट हैं। आरटीआई लगाने के 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। सिंपल सा तरीका है। ऑफलाइन का तरीका यही है, उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। आप एक उठाइए A4 साइज का पेपर, उसमें लिख दीजिए सेवा में जनसूचना अधिकारी और विषय आरटीआई के अंतर्गत आवेदन, महोदय मुझे निम्नलिखित सूचनाएं दे 1 2 3 4 5 6। उसके नीचे लिख दे कि आपकी इसके साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर एज अ फी मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, आप मुझे सूचना दे दें। एक ये तरीका हो गया, जाके रिसीव करा दे, बाई पोस्ट दे दें आपके पास से। दूसरा तरीका ऑनलाइन वाला है, जो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग प्रेफर करें, क्योंकि जैसे ही आपने ऑनलाइन आरटीआई अप्लाई किया ऑनलाइन जाकर, उसमें आपका पेपर का खर्चा बच गया, आपका पोस्ट करने का खर्चा बच गया, और वो पहुंची कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला कि नहीं, उसकी टेंशन खत्म। आपने इधर क्लिक किया, इधर पेमेंट किया, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। अब उसको आराम से आप चेक कर सकते हैं कभी भी कि कहाँ पे है। अगर सेक्शन 63 में किसी और के पास ट्रांसफर हो गई है तो एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको। आपको पता चल जाएगा जो MHRD में मैंने आरटीआई लगाई थी वो अभी यूजीसी चली गई है, उसके बाद फिर कहीं और चली गई है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी अपडेट के साथ। नहीं तो ऐसे आप ढूंढते रह जाएंगे। आपने हो सकता है फर्स्ट अपील हार्ड कॉपी में किसी और के पास भेजी, वो बोले मेरे यहाँ से कहीं और चला गया था, आप वहाँ जाके करिए। तो ये जो 30 दिन का हमारा जो मेन एम है कि 30 दिन के अंदर अंदर सूचना मिल जाए, तो 30 दिन तक आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती रहेगी। 30 दिन के अंदर अंदर सूचना मिल जाए। आपने एक पेमेंट की भी बात की, कितनी पेमेंट देनी होती है एक आरटीआई के लिए, एक लगाने वाले को? 10 रुपये की पेमेंट निर्धारित है, लेकिन अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। आपको केवल साथ में सर्टिफिकेट लगा देना है कि हम गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ऑनलाइन है तो आप अपलोड कर सकते हैं, हार्ड कॉपी है तो आप साथ में अटैच करके भेज सकते हैं। सर्टिफिकेट के अलावा क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं? जिस तरीके से कहा जाता है कि कुछ अपनी आइडेंटिटी का एक प्रूफ या रेजिडेंस का एक प्रूफ लगाना होता है, वो आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट केवल सेकंड अपील के टाइम पे है, जब आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में सेकंड अपील लगाते हैं कि मैं अभी मिली हुई सूचना से संतुष्ट नहीं हूँ, फर्स्ट अपील अथॉरिटी के लेवल से भी आगे बढ़ गया हूँ, तो वहाँ पर आपको सेकंड अपील लगाते समय आपको अपना एक कोई आईडी कार्ड लगाना होता है। बाकी आरटीआई के लेवल पे जो इनिशियल आवेदन होता है और फर्स्ट अपील इंडिकेटर पे उस पर नहीं चाहिए। और इसका जबरदस्त मिसयूज हो रहा है। लोग देवेंद्र एड्रेस में कानपुर ऑनलाइन आरटीआई लग गई, एक ईमेल एड्रेस चाहिए होता है बस। जी, वो तो ठीक है, तो कोई भी लेकिन बना देगा। वो जवाब अगर कोई अब आपके नाम से या मेरे नाम से कोई आरटीआई लगा रहा है तो उसका जवाब कहाँ जाएगा? ऑनलाइन आरटीआई का ट्रेंड यही है कि ऑनलाइन अपलोड हो जाता है जवाब, तो वहीं से पा जाएगा वो। वहीं से पा Status जाएगा। check यानी करके। ये मिसयूज जो है Yes, अभी इसके yes. अंदर, इसमें ऑफलाइन के अंदर जो है उस ये आप मिसयूज जो है ऑफलाइन इतना में भी ज्यादा मिसयूज हो रहा है, होता लेकिन वो लेटर जाता है हाँ। और वो वापस लौट आता है, अच्छा, नॉट डिलीवर्ड, क्योंकि वहाँ delivered पर कोई क्योंकि रहता ही नहीं है। वहाँ पर कोई रहता ही उन्हें नहीं। परेशान करना होता है किसी को, सिर्फ परेशान करने के लिए। कि रिकॉर्ड में कुछ परेशान आ करने के लिए कितनी आरटीआई के केसेस आपके सामने आए? क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस जी। है और कोर्ट से आपका ताल्लुक रहा है। देखिए, परेशान करने के लिए कुछ होता है, कुछ ये होता है कि आपको किसी ऑफिसर को भी परेशान करना हो, जो इनकम्बेंट ऑफिसर है उसके अगेंस्ट भी आप उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि नहीं मुझे इसके अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, या इस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट लेटर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारा चीज़ें, डेट ऑफ सुपर एनुएशन, इस तरीके से, या उसकी ACR आप मांग रहे हैं, तो ये होता है किसी ऑफिसर ने आपको परेशान किया तो आप उससे बदला लेने वाली कहानी हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं कि दूसरे आदमी की इन्फॉर्मेशन लगा के, जैसे आप किसी का रिक्रूटमेंट चैलेंज करना चाहते हो, मान लीजिए, उस तरीके से ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन लगाई जाती है कि इसका रिक्रूटमेंट किस बेसिस पर, इसके कितने मार्क्स आए थे, मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा हैं, तो वो कंपैरिजन करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, या फिर अपना एक वो होता है ना, अपना क्या कहते हैं, क्लेम डालने के लिए। तो क्लेम के लिए भी इस तरीके से काफ़ी सारे केसेस आते हैं कि लोग दूसरों से या खुद भी उस बंदे से लेने के लिए करते हैं। कोर्ट का एक बड़ा रोल रहता है किसी भी कानून की व्याख्या करने में, उसकी तशरीह करने में, उसको लोगों तक पहुंचाने में। इस कानून के अंदर कोर्ट ने अब तक क्या भूमिका निभाई है? क्या कुछ अहम फैसले दिए हैं अदालत ने? देखिए, अदालत ने काफ़ी स्कोप वाइड किया है आरटीआई का, अगर देखा जाए तो, क्योंकि काफ़ी केसेस में सरकार जो होती है वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहती, लेकिन कोर्ट ने काफ़ी दायरा बढ़ाया है इसका, और कोर्ट ने काफ़ी फैसिलिटेट भी किया है कि अगर आप जैसे एक्ट के थ्रू ही देख लीजिए कि जैसे बता रहे थे कि अगर आप गरीबी रेखा के नीचे तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने डिले कर दिया है इन्फॉर्मेशन देने में तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। यही सारे राइट्स जो एक्ट में प्रोवाइड है, कोर्ट ने इसे एम्फसाइज भी किया है, और कोर्ट ने स्कोप भी वाइड किया है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं आरटीआई के अंडर। सीजीआई ने अपना ऑफिस भी डिक्लेयर किया है कि टू कम अंडर दायरे में आ जाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो भी इसके दायरे में इसके दायरे में आता है। तो कोई भी इदारा ऐसे एग्जेम्प्टेड नहीं है
अगर देखा जाए और लीगल पार्लेंस, तो कोर्ट ने इसका दायरा काफ़ी बढ़ा दिया है। और अगर आप डिफेंस और उसकी बात करें तो वो उसमें रिस्ट्रिक्शंस कोर्ट ने अप्लाई की हैं कि अगर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए आप इंफॉर्मेशन उन इंस्टीट्यूशन से मांग रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। देवेंद्र जी, अदालत का कौन सा फैसला सबसे ज़्यादा अहम नज़र आता है इस मामले में, जो आपको लगता हो? देखिए, आरटीआई का मेन जो एम है किसी इन्फॉर्मेशन को के लिए एप्लीकेशन देना और वहाँ से एप्लीकेशन पा जाना। अब कोर्ट का रोल वहाँ पे आएगा जहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट होगा। एक इन्फॉर्मेशन मांगी गई और नहीं दी गई। कोर्ट ने दायरा तो बढ़ा दिया कि अब आप कहाँ आरटीआई लगा सकते हैं। नहीं, दायरा कम भी किया है कोर्ट ने। एक इंसान, एक व्यक्ति डर रहा है कि पता नहीं ये महकमा आता है या नहीं आता। अदालत ने ना सिर्फ ये कि सीजीआई का ऑफिस आ गया, और भी जो एनजीओ थी, जैसे आपने कहा कि जहां फंडिंग हो रही है, जो हुकूमत से कहीं ना कहीं ले रहे हैं, तो कोर्ट ने दायरा बढ़ाया है। ये सारा कुछ तो हमें एक्ट ने खुद दिया है 2005 में। कोर्ट ने केवल उसका इंटरप्रिटेशन किया है। इंटरप्रिटेशन में दायरा बढ़ा भी है और घटा भी है। गिरीश रामचंद्र देशपांडे का जजमेंट है, उसमें इन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम पे जो सेक्शन 81J में इन्फॉर्मेशन मिलती थी उसका दायरा कम किया है। जो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे रोक दी जाती थी इन्फॉर्मेशन की, ये इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर देगी सेक्शन 81H में, उसको उन्होंने बोला है कि वो इन्फॉर्मेशन जब तक अफेक्ट कर सकती है तब तक आप रोकोगे, लेकिन जैसे ही जांच कंप्लीट हो जाती है आपकी किसी भी केस में, आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि अब वो उसका अफेक्ट नहीं कर सकती। वैसे ही मतलब आप बोलो कि अब प्राइवेट स्कूल है कोई, वो आरटीआई दायरे में आता है कि नहीं, तो अब ऐसे आप बोलोगे तो लगेगा नहीं आता है जी। लेकिन आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से अगर उस स्कूल की इन्फॉर्मेशन मांगोगे और किसी रूल रेगुलेशन के अंतर्गत वो इन्फॉर्मेशन उस स्कूल को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास देनी है, तो आप वो ले सकते हैं। ये पूर्ण प्रज्ञ स्कूल के केस में हुआ। तो और जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी 50 क्वेश्चन आपने मांग लिए जी, उसमें से 47 दे सकते हैं, 3 नहीं दे सकते हैं, तो 3 के बहाने में क्या करना है, आपको बोल दो नहीं ये नहीं दे सकते। आपको क्या करना है कि जो पार्ट आप नहीं दे सकते आप उसको छुपा दो, लेकिन जो दे सकते हो उसे आप रोक नहीं सकते। आपने आंसर शीट की कॉपी मांग ली अपने एग्जाम की, आपको एग्जामिनर के साइन लगे हैं उस पर, आप देख लो कि किसने मुझे फेल किया है, तो उनका वो है कि आप सिग्नेचर छुपा लो। क्या एक बच्चा भी अपने एग्जाम की आंसर शीट जैसे आपने कहा वो मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। इस पर एक चीज़ और मैं आपकी हेल्प करूंगा बोल के, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक केस था। हमारे व्यूवर्स में बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे प्रोग्राम, तो उनके लिए ये सवाल जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट हो केस जाएगा। है, केवल बच्चों के लिए नहीं, बहुत सारे मैं बता रहा हूँ आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक केस था, उसमें क्या था कि आंसर शीट की कॉपी चाहिए थी हमें उस स्टूडेंट को। तो उनका रूल है कि अगर आपको आंसर शीट की कॉपी चाहिए, इवैल्यूएटेड आंसर शीट, तो आपको 750 रुपये का पेमेंट करना है, एक फॉर्म भरना है, अपने एचओडी से साइन कराना है, सबमिट करना है, आपको मिल जाएगी। ये पुराना रूल चला आ रहा था जी। आरटीआई आया, आरटीआई ने बोला कि आप आरटीआई के तहत 2 रुपये पर पेज के हिसाब से फोटोकॉपी ले सकते हैं, तो 30 पेज की कॉपी आपको 60 रुपये मिल जाएगी। तो उन्होंने आरटीआई के थ्रू अप्लाई किया। उन्होंने बोला हमारा एक्ट पहले से बना हुआ है, ये हमारा रूल है, आप इसके थ्रू मांगो, आरटीआई में हम नहीं देंगे, आप 750 दो। वो केस गया, काफ़ी हद तक गया, ऊपर गया, दिल्ली हाईकोर्ट गया और आगे गया। अल्टीमेटली कोर्ट ने रूल किया कि भाई ठीक है, आपका एक्ट है, बहुत अच्छी बात है, पहले से रूल है वो अच्छा है, उसको हम हटा नहीं रहे, बट अगर कोई आरटीआई के थ्रू अप्लाई करता है तो आपको आरटीआई के थ्रू 2 रुपये पर पेज के हिसाब से देना है। अगर आरटीआई के थ्रू नहीं अप्लाई करता है तो आप उससे 750 ले सकते हो, क्योंकि सेक्शन 22 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आरटीआई एक्ट या किसी और एक्ट में जब भी काउंट्रडिक्शन होगा तो आरटीआई उसको ओवर रूल करेगा। और ये केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉपी की बात नहीं है, आप देखिए जो एनजीओज होते हैं, इनके जो रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रार के ऑफिस होते हैं, वहाँ उनके डॉक्यूमेंट निकालने के लिए पर पेज का आपको 50 रुपये तक देना पड़ता है। तो अगर वहाँ पे आप आरटीआई के थ्रू मांगेंगे तो आपका 2 रुपये पर पेज के हिसाब से मिल जाएगा। वो 2 रुपये पर पेज के हिसाब से उनको मिल जाएगा, और आरटीआई से उनका ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है। एग्जैक्टली। और ये होना भी चाहिए, ना सिर्फ स्टूडेंट का, मुल्क के हर नागरिक का, हर फर्द का फायदा इस आरटीआई के जरिए हो, और एक जमहूरी निज़ाम में जवाबदेही और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, इसी मकसद के लिए इस कानून को लाया गया था, और उसमें ये काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है, लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। आज की इस पेशकश को हमें यहीं मुकम्मल करना होगा, वक्त की कमी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों मेहमानों का कि आपने इस अहम कानून के ऊपर इतनी अपने तजुर्बे से इतनी जो अहम बातें बताई वो भी, और रोशनी डाली। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और नाजरीन भी अपनी राय मशवरे हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है अपना मुल्क अपना आइन @gmail.com। आप सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे इसी मौजू के ऊपर, और भी दीगर जो सवाल हैं उनके साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। आदाब।